जवां हो अज़्म तो तारे भी टूट सकते हैं। जवां हो अज़्म तो तारे भी टूट सकते हैं। कठिन नहीं है कोई काम आदमी के लिए। दोस्तों, दुनिया में कोई भी काम कठिन नहीं है। अगर आपका निश्चय, आपका डिटर्मिनेशन, आपका अज़्म जवां है, स्ट्रांग डिजायर है आपके अंदर, तो दुनिया में कोई भी काम कठिन नहीं है। इसलिए शायर अल्लामा इकबाल कहते हैं, जवां हो अज़्म तो तारे भी टूट सकते हैं, कठिन नहीं है कोई काम आदमी के लिए। दोस्तों, प्यारे दोस्तों, सूत्रम एकेडमी में आप लोगों का गर्मजोशी के साथ स्वागत है। चलिए, आज हम लोग डिजीज पर चर्चा कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, और उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज बैक्टीरियल डिजीज पर चर्चा करेंगे, बैक्टीरियल डिजीज पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग प्रोटोजोन डिजीज पर चर्चा कर चुके। प्रोटोजोन डिजीज पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग बैक्टीरियल डिजीज पर एक एक करके डिस्कस करेंगे, सभी बैक्टीरियल डिजीज पर। उसका कारण क्या है, ट्रांसमिशन होता है, वेक्टर्स क्या क्या होते हैं, और प्रिवेंशन के लिए क्या क्या कदम उठाया जा सकता है। तो हम लोग आज बैक्टीरियल डिजीज पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बैक्टीरियल डिजीज पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बैक्टीरियल डिजीज पर चर्चा शुरू करते हैं। बैक्टीरियल डिजीज यानी बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज। ह्यूमन में बैक्टीरिया से कौन कौन डिजीज होते हैं, आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे, बैक्टीरियल डिजीज पर ही चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं ट्यूबरकुलोसिस से, जिसको शॉर्ट में टीबी कहते हैं। ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, इसको हिंदी में क्षय रोग या तपेदिक रोग भी कहते हैं। हिंदी में क्षय रोग या तपेदिक रोग भी कहते हैं। यानी क्षय रोग भी नाम है इसका, तपेदिक यानी कि वही चीज है। ट्यूबरकुलोसिस को ही क्षय रोग कहते हैं और तपेदिक रोग भी कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये ट्यूबरकुलोसिस जो है, इसका कारण क्या है, सबसे पहले हम लोग कारण को जानेंगे। इसका जो कॉजेटिव फैक्टर है इसका क्या है। तो ट्यूबरकुलोसिस चूंकि एक बैक्टीरियल डिजीज है, चूंकि यह एक बैक्टीरियल डिजीज है, चूंकि हम लोग बैक्टीरियल डिजीज पर चर्चा कर रहे हैं, ये एक बैक्टीरियल, दोस्तों ये बैक्टीरियल डिजीज है। और उस बैक्टीरिया का नाम कभी पूछ देता है तो आप लोगों को उस बैक्टीरिया का नाम याद रखना है। दोस्तों, उस बैक्टीरिया का नाम याद रखना है कि उस बैक्टीरिया का नाम क्या है। उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये नाम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नाम आप लोगों को दोस्तों याद रखना है। माइकोबैक्टीरियम, यह बेसिलस बैक्टीरिया है। माइकोबैक्टीरियम जो है ये भी जान लीजिए आप लोग, यह बेसिलस बैक्टीरिया है। यानी बेसिलस बैक्टीरिया उन बैक्टीरिया को कहा जाता है जिसका आकार जो है रॉड शेप्ड होता है। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को कहा जाता है। ये एक रॉड शेप्ड, दोस्तों ये एक रॉड शेप्ड यानी कि बेसिलस टाइप का बैक्टीरिया है जो रॉड शेप्ड होता है, यानी छड़ के आकार का बैक्टीरिया होता है। छड़ के आकार को बेसिलस कहते हैं। तो इस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। दोस्तों, ये बैक्टीरिया का ट्रांसमिशन अब कैसे होता है, चलिए हम लोग बैक्टीरिया का नाम जान गए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम है। अब हम लोग जानेंगे कि इस बैक्टीरिया का ट्रांसमिशन कैसे होता है, इसका जो इन्फेक्शन है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है। तो जैसे
दोस्तों कभी हम लोग जैसे कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, इस बैक्टीरिया से संक्रमित कोई व्यक्ति है, जब वो खांसता है, जब वो छींकता है या फिर जब टॉक करता है, क्योंकि उसके मुंह से, नाक से जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, उन ड्रॉपलेट्स में ये बैक्टीरिया रहता है। और उन ड्रॉपलेट्स के संपर्क में जब कोई भी व्यक्ति आता है, आसपास जो जो रहता है, जो व्यक्ति वो सांस लेता है, तो इन ड्रॉपलेट्स के माध्यम से ये बैक्टीरिया भी उस हेल्दी पर्सन के जिस्म में, उस शरीर में ये बैक्टीरिया प्रवेश कर जाता है, एंटर कर जाता है, और फिर ये उस पर्सन को भी हो सकता है कि वो इन्फेक्टेड कर दे या वो संक्रमित हो जाता है इस बैक्टीरिया से। तो इसका जो ट्रांसमिशन जो है वो थूकने, खांसने से, टॉक करने से, दोस्तों थूकने से, टॉक करने से, बातचीत करने से, खांसने से, स्नीज करने से ये बैक्टीरिया जो है दूसरे पर्सन में ये फैलता है, इसका संक्रमण होता है। अब ये खास करके ये जो बैक्टीरिया है ना, ये जैसे कि कोई छींकता है, स्नीजिंग दोस्तों, स्नीजिंग से, या कफिंग, खांसते हैं, कफिंग, स्नीजिंग, कफिंग, टॉकिंग, तो छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं थूक का, सलाइवा का, नाक से जो म्यूकस निकलता है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के रूप में, इन ड्रॉपलेट्स के द्वारा ये बैक्टीरिया दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है और दूसरे व्यक्ति भी इससे संक्रमित हो जाते हैं दोस्तों। और चूंकि ये हवा के द्वारा है ना, जैसे ही बाहर जाता है हमारा जो ये कफ है, ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं जो हवा में जाता है, फिर ये चूंकि हवा के द्वारा फिर ये दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते हैं, इसलिए जो ये ट्यूबरकुलोसिस है, ये एयरबॉर्न डिजीज है। चूंकि हवा के द्वारा एयरबॉर्न डिजीज, यानी हवा के द्वारा फैलने वाला। एयरबॉर्न का मतलब होता है हवा के द्वारा फैलने वाला, हवा के द्वारा ये फैलने वाला एयरबॉर्न डिजीज है। ये फैलने वाला ये डिजीज है, हवा के द्वारा फैलने वाला, यानी कि एयरबॉर्न डिजीज है ये। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये एयरबॉर्न डिजीज है दोस्तों, ये एयरबॉर्न डिजीज है। और ये स्नीजिंग करने से, या कफिंग, या ये खांसी करने से, टॉक करने से, जो छोटे छोटे हमारे मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, उन्हीं ड्रॉपलेट्स के माध्यम से ये जो है दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। और दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम। आपको ये नाम दोस्तों याद रखना है, माइकोबैक्टीरियम, यानी कि ये बैक्टीरियल डिजीज है, ये एयरबॉर्न डिजीज है, और चूंकि ये हवा के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। अब हम लोग जानेंगे कि टीबी से कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं। टीबी की बीमारी से, ट्यूबरकुलोसिस से कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं, कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं दोस्तों। तो इससे जो अफेक्टेड पार्ट्स हैं बॉडी के, अफेक्टेड पार्ट्स, अब जो टीबी में, ट्यूबरकुलोसिस रोग में कौन कौन से अंग जो प्रभावित होते हैं, तो लंग्स प्रभावित होता है, लंग्स प्रभावित होता है, इसको पल्मोनरी टीबी कहते हैं, पल्मोनरी टीबी इसको कहा जाता है, पल्मोनरी टीबी कहा जाता है। उसी तरह से लंग्स के अलावे जो है या और भी कई बहुत सारे अंग इसमें प्रभावित होते हैं दोस्तों। और लंग्स के अलावे किडनी भी प्रभावित हो सकता है, किडनी भी प्रभावित हो सकता है। और इसके अलावे दोस्तों किडनी के अलावे स्पाइन एंड ब्रेन, स्पाइन भी प्रभावित हो सकता है दोस्तों, ब्रेन भी प्रभावित हो सकता है, इससे ब्रेन भी प्रभावित हो सकता है टीबी बीमारी से। और लिम्फ, हमारे शरीर में जो लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड्स भी प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावे बोन टीबी भी होता है, बोन भी प्रभावित हो सकता है टीबी की बीमारी से दोस्तों, बोन भी प्रभावित हो सकता है। उसके अलावे जो है जो हमारे ये जो थ्रोट में जो टॉन्सिल्स होते हैं, टॉन्सिल्स भी इससे प्रभावित हो सकते हैं दोस्तों, बोन
टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स भी प्रभावित हो सकते हैं, थ्रोट भी प्रभावित हो सकता है। तो ये बहुत सारे अंग जो है प्रभावित होते हैं। एब्डोमेन में कभी कभी है ना, ये एब्डोमेन भी इससे जो है टीबी की बीमारी से एब्डोमेन भी अफेक्टेड हो सकता है, एब्डोमेन भी अफेक्टेड हो सकते हैं। तो ये सभी जो है संभावना इसके अफेक्टेड होने की होती है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ दोस्तों, ये लंग्स प्रभावित होता है टीबी की बीमारी से, किडनी एंड स्पाइन भी प्रभावित हो सकता है, ब्रेन भी प्रभावित हो सकता है, लिम्फ नोड्स प्रभावित होते हैं, बोन टीबी भी होता है, टॉन्सिल्स प्रभावित हो सकते हैं, थ्रोट एंड एब्डोमेन जो है, ये सभी जो है टीबी से, टीबी रोग से ये प्रभावित दोस्तों हो सकते हैं। तो आपको यहाँ जानना चाहिए कि टीबी रोग से कौन कौन से अंग जो है प्रभावित होते हैं। सिर्फ यही नहीं जानना है कि टीबी से लंग्स प्रभावित होता है, बल्कि ये सभी जो अंग हैं, किडनी, स्पाइन वगैरह जो है इससे प्रभावित हो सकते हैं, बोन भी प्रभावित हो सकते हैं। और टीबी के बारे में डिजीज क्या होता है? ये रिपीटेड कफिंग होता है, यानी बार बार खांसी आना हो सकता है, कुछ ब्लड भी मुंह से बाहर आए, ये भी हो सकता है। तो दोस्तों ये और जो टीबी का जो बैक्टीरिया है दोस्तों, माइकोबैक्टीरियम और कोलेरा का जो बैक्टीरिया है, एक जर्मन साइंटिस्ट रॉबर्ट कोच ने इसको डिस्कवर किया था। जो माइकोबैक्टीरियम जो ये है दोस्तों, माइकोबैक्टीरियम जो टीबी का बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम दोस्तों, इसके खोज जो इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट कोच ने किया था। रॉबर्ट, आपको ये भी याद रखना है, रॉबर्ट कोच, KOCH, कोच, रॉबर्ट कोच ने इसको डिस्कवर किया था, इस बैक्टीरिया को। तो ये भी नाम आपको दोस्तों याद रखना है यहाँ। हाँ, माइकोबैक्टीरियम को किसने खोजा था? तो रॉबर्ट कोच ने खोजा था दोस्तों। रॉबर्ट कोच जो है इसको डिस्कवर किया था 1882 ईस्वी में, 1882 में इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट कोच ने सबसे पहली बार जो है टीबी का बैक्टीरिया और कोलेरा का जो बैक्टीरिया है, टीबी प्लस कोलेरा बैक्टीरिया, टीबी प्लस कोलेरा का जो बैक्टीरिया है, दोनों को जो है रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर किया था। तो ये नाम भी आपको याद रखना है दोस्तों। और कब डिस्कवर किया था? तो 1882 में दोस्तों डिस्कवर किया था इसको। आपको यह ईयर भी आपको याद रखना है। और ये जो अफेक्टेड ऑर्गन है, खास करके टीबी रोग में, आपको वो रखना है। तो अब आइए हम लोग वैक्सीन पर डिस्कस करते हैं। टीबी वैक्सीन यानी BCG, टीबी रोग में BCG का वैक्सीन जो है लगाया जाता है दोस्तों। BCG वैक्सीन दिया जाता है। इस वैक्सीन की खोज 1921 में किया गया था, 1921 में। और इसका साइंटिस्ट का नाम है दोस्तों, फ्रेंच बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे अल्बर्ट कालमेट एंड इसको डिस्कवर किया था दोस्तों अल्बर्ट कालमेट एंड कैलीमी दोस्तों, कैमिली गुएरिन। कैमिली गुएरिन नामक फ्रेंच बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने, ये जो है, ये जो वैज्ञानिक है, ये फ्रेंच बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, फ्रेंच बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, जिसने BCG वैक्सीन का खोज किया था सबसे पहले 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में इसको डिस्कवर किया गया था। और 1921 में इसका सबसे पहली बार जो है इस्तेमाल भी किया गया था। और टीबी के पेशेंट को सबसे पहली बार जो है 1921 में इसका फर्स्ट डोज दिया गया था। पहला जो डोज दिया गया था 1921 में दिया गया था दोस्तों। अब BCG का जो
कंप्लीट जो नेम है, जो फुल फॉर्म है, उसका नाम है बेसिलस बेसिलस कालमेट ग्वेरिन। बेसिलस कालमेट ग्वेरिन दोस्तों। तो ये नाम भी आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नाम भी कभी कभी पूछ दिया जाता है कि बीसीजी का फुल फॉर्म जो है क्या है, बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है। तो ये नाम भी दोस्तों आप लोगों को याद रखना है कि बीसीजी का फुल फॉर्म जो है बेसिलस कालमेट ग्वेरिन है। बेसिलस कालमेट ग्वेरिन, इसकी खोज जो है 1921 में की गई थी और पहला डोज भी जो है इसका 1921 में इस्तेमाल किया गया था। बीसीजी वैक्सीन ये टीबी में दिया जाता है। बीसीजी वैक्सीन जो है ये टीबी आपको रोग में दिया जाता है। दोस्तों आपको याद रखना है बीसीजी वैक्सीन किस रोग में दिया जाता है, टीबी रोग में दिया जाता है, उसके रोकथाम के लिए, प्रिवेंशन के लिए। और इसको डिस्कवर किया गया था 1921 में दोस्तों, और साइंटिस्ट का नाम था जो फ्रेंच बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, अल्बर्ट कालमेट एंड कैमिली ग्वेरिन इसका नाम था। इसलिए इसका जो फुल फॉर्म है बेसिलस कालमेट ग्वेरिन। चूंकि ये जो बैक्टीरिया है वो बेसिलस टाइप का है, बेसिलस यानी कि रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, इसलिए बेसिलस कालमेट ग्वेरिन इसका इस वैक्सीन का नाम है दोस्तों। तो इस वैक्सीन का पूरा नाम आप लोगों को याद रखना है, बेसिलस कालमेट ग्वेरिन। अब हम लोग आगे बढ़ते दोस्तों, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक और डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज है लेप्रोसी। लेप्रोसी, इसको हिंदी में कुष्ठ रोग कहा जाता है, कुष्ठ रोग कहा जाता है इसको। लेप्रोसी बहुत ही डेंजरस डिजीज है ये, अगर इसका इलाज नहीं किया जाए तो अल्टीमेटली जो है काफ़ी डेंजरस साबित होता है, क्योंकि इसमें नर्व्स है खराब हो जाते हैं और जो हमारे शरीर का जो अंग है वो पैरालाइज्ड हो जाता है, वो काम के लायक नहीं रहता है, उसका डिसफिगरमेंट हो जाता है, वो डिसफिगर हो जाता है, उसकी शक्ल, उसकी सूरत, उसकी आकृति बिल्कुल बिगड़ जाती है दोस्तों। तो ये जो लेप्रोसी है, इस लेप्रोसी को हैंसन रोग भी कहा जाता है, हैंसन रोग। लेप्रोसी को हैंसन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। लेप्रोसी का दूसरा नाम है हैंसन डिजीज। आपको पूछा जा सकता है दोस्तों कि लेप्रोसी का दूसरा नाम क्या है, या लेप्रोसी को और किस नाम से जाना जाता है, तो हैंसन डिजीज के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों। हैंसन डिजीज के नाम से इसको जाना जाता है। इसका जो बैक्टीरिया है, इसका बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। दोस्तों ये नाम आपको याद रखना है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। जैसे कि अभी मैंने चर्चा किया कि टीबी का जो बैक्टीरिया है नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और लेप्रोसी का जो बैक्टीरिया है दोस्तों माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम है इसका। और इसी बैक्टीरिया के कारण ये जो है एक न्यूरॉन ये बनाता है, शरीर में जाने के बाद खराब कर देता है, और जहाँ इसका प्रभाव होता है स्किन पर जो है वो लेसेंस आने लगते हैं, रेड लेसेंस, लाइट कलर का जो लेसेंस है, दाग है, वो आने लगता है। वो स्थान है जहाँ पर ये नर्व्स अफेक्टेड होते हैं, वो हिस्सा, शरीर का वो हिस्सा, वो स्किन का हिस्सा जो है वो संवेदनहीन हो जाता है, उसमें कोई सेंसेशन नहीं पाया जाता है। गर्म टच होने से या कोई ठंडी चीज टच होने से या कोई पिन को चुभोने से वहाँ कोई सेंसेशन मालूम नहीं देता है, बिल्कुल जो है वो नुम्बनेस वहाँ आ जाता है बिल्कुल। अब बिल्कुल वहाँ जो है वो सेंसेशन लेस हो जाता है स्थान जो है, और वो इसका कारण है यही माइकोबैक्टीरियम जो नर्व्स को खराब कर देता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कोल्ड एंड कोई गर्म चीज है या कोई ठंडी चीज है या कोई पिन से चुभोया जाता है तो उसका मैसेज जो है वो नर्व्स के जरिए हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। क्योंकि नर्व्स खराब हो जाते हैं, इस वो स्थान वो संवेदन हो जाता है और कुछ
पता नहीं चलता है गर्म और ठंडा के टच होने पर या पिन के चुभोने पर दोस्तों। कारण है माइकोबैक्टीरियम लेपेरी जो है, इसके कारण ये रोग होता है। अब ये इसका ट्रांसमिशन दोस्तों कैसे होता है? इसका ट्रांसलेशन जो है ये खास करके वो ड्रॉपलेट्स के द्वारा होता है, जैसे कि खांसने पर छींकने पर जो छोटे छोटे हैं उसमें यह बैक्टीरिया होता है, और इसी के इन्हीं ड्रॉपलेट्स के माध्यम व्यक्ति पर्सन तक जो है पहुंच जाते हैं और उसका ये इन्फेक्शन होता है। और यूजुअली जो कैजुअल जो कॉन्टैक्ट होता है, जैसे कि हैंड शेकिंग हम लोग करते हैं या साथ में मिलकर के बैठ कर खाना खाते हैं, तो इससे जो है ये रोग नहीं होता है। लेकिन ये ड्रॉपलेट होता है, छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं खांसने से, छींकने से, उससे ये फैल सकता है। और खास करके इससे स्किन नर्व्स हैं। पेरिफेरल नर्व्स का मतलब है जो हमारे एक्सट्रीमिटीज़ हैं, यानी कि जो हैंड्स हैं, जो नीचे लेग्स हैं, खास करके ये इससे जो है और ये कर देता है, इसलिए सेंसर इसमें और वो हिस्सा संवेदनहीन हो जाता है दोस्तों। और अगर उसका इलाज नहीं किया जाए तो वो डिसफिगरमेंट एंड डिसेबिलिटी तक ये जो है और काफ़ी डेंजरस साबित होता है आगे चल करके। लेकिन एमडीटी का खुराक दिया जाता है, एमडीटी यानी मल्टी ड्रग थेरापी। इस रोग को रोकने के लिए एमडीटी का खुराक दिया जाता है। एमडीटी का मतलब है मल्टी ड्रग थेरापी। मल्टी ड्रग थेरापी इसमें कई दवाइयां दी जाती हैं, कई जो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, इससे इस रोग को रोका जा सकता है, कुष्ठ रोग को। और अब तो कुष्ठ रोग काफ़ी कम हो गया है और ये नहीं के बराबर अब पाया जाता है। लेकिन ये समस्या पहले काफ़ी गंभीर थी, लेकिन जो हेल्थ प्रोग्राम चल रहा है उसके जरिए काफ़ी हद तक इसको भी जो है कंट्रोल कर लिया गया।